व्हाट्सअप एवरीवन। सो एक और ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। मैं जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच चुका हूँ। और ये जो ट्रिप है ये आपने शायद पढ़ लिया होगा। अगर मेरा टाइटल मुझे अभी तो मैं बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ सोचा नहीं है क्या रखूँगा, बट अगर मैं टाइटल में नाम वो रखा है तो जी हाँ, मैं हूँ अभी इजिप्ट में। और ये जो खुशी आ रही है ना चेहरे पे कि मैं इजिप्ट पहुँच गया, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। तो इजिप्ट पहुँच गए। इजिप्ट पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, वीज़ा लेना इजिप्ट का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के टाइम में इजिप्ट आना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। शुरू से लेके मतलब का वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस हो, चीज़ें, आपका कोविड का टेस्ट आपको कराना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस करवाना वो होता है अपना, तो वो सब करवाया और मैं पहुंच गया। इजिप्ट का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आना है कैसे नहीं आना, या आपको क्या क्या चीज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। बट पहले मैं बता दूं कि मैं आज इजिप्ट पहुंच गया हूं। आज है 12 नवंबर, दिवाली से 2 दिन पहले। पिछले साल दिवाली से पहले मैं भूटान था, इस बार मैं इजिप्ट में हूँ। और ये है मेरा रूम जो मुझे पड़ा है शायद 1000 रुपये पर नाइट इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि मैंने इसकी शायद कुछ 3000 रुपये कुछ दिए है विद ब्रेकफास्ट। सो ये है पूरा का पूरा मेरा रूम। एंड मैं अगर पूरा रूम वो करूँ तो शो, यहाँ से हमारी एंट्री है ऑफकोर्स। और मुझे 2 बेड मिले हैं। एक बेड तो मैं बस ऐसे फैला के छोड़ दूँगा, सेकंड वाले बेड में मैं सोऊंगा। और बीचों बीच रूम में एक पिलर है। सामने जो ये दिख रहा है ये वॉशरूम, इसमें सिर्फ ना नहाने का है, इसमें सिर्फ शावर है, तो इसमें ना टॉयलेट नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने बाहर करा हुआ है कॉमन। मुझे लगा कि यार इसमें रूम में से लिखा था पिरामिड रूम विद शावर, मैंने कहा शावर के साथ वॉशरूम वो तो हो गई, चलो टॉयलेट तो हो गई अंदर, बट इसमें नहीं है, क्योंकि छोटा सिर्फ आप शावर ले सकते हो और आपको बाहर जाना पड़ेगा। कॉमन बना हुआ है इन्होंने, लेकिन क्लीन है। और पता नहीं मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इस साल मुझे कोई मिलता ही नहीं हो उधर। मैं चौपटा से लेके अभी तक की अगर बात करूँ, मैं चौपटा गया था उस जब साल की स्टार्टिंग में, वहाँ कोई नहीं मिला मुझे। मैं डलहौजी ट्रिप पे गया लॉकडाउन के बाद, पूरा डलहौजी है धर्मशाला गया, कोई और वो नहीं मिला। वो टूरिस्ट मैं इसके साथ गया अभी केदारनाथ, वहाँ पर लोग मिले, लेकिन हमारे होटल पे ज़्यादातर कोई नहीं था। और अब मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी फ़िलहाल मैं जिसमें हूँ अभी यहाँ पर कोई भी और नहीं है। तो उन्होंने कहा वो एक तरह से बाहर वाला भी आप अपना ही समझ लीजिए फ़िलहाल। कल परसों में कोई आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर 3 नाइट में अभी यहाँ पर ही हूँ। और देखते हैं नज़र आता है या नहीं आता, लेकिन अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूँ तो आ रहा है ना सर, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, आ रहा नज़र। पता नहीं कितना नज़र आया या नहीं आया, लेकिन वो था पीछे पिरामिड। अभी मैं छत से जाके शो करूँगा, जहाँ पर इनका बैठने का कैफ़े वैफ़े इन्होंने बनाया हुआ है। और मेरे साथ आज पूरे दिन क्या हुआ, जो अभी खुशी है वो पूरे दिन नहीं थी। मैंने तोड़ के दिन में व्लॉग बनाया है, वो अभी मैं ऊपर जाके बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था। और जो ये व्लॉग शुरू सुबह से बनने वाला था ये अभी बनना स्टार्ट हुआ है। बट दिन भर के सारे शॉट आपको इंक्लूड करके दिखाऊंगा, मैं कैसे कैसे पहुँचा और कैसे कैसे क्या पहुँचा, जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर पाया और क्या हुआ। और आपके लिए ये ब्लॉग देखना बहुत ज़रूरी हो, कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप देने वाला हूँ अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं इस कोविड टाइम में। सो बेयर विद मी। और ये है इस होटल की लॉबी, इस सीढ़ी पे जाकर पहुंच जाएंगे इसके कैफ़े पे।
तो ये जो पीछे दिख रहे हैं ये है पिरामिड, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अभी रात है तो थोड़ी सी कम दिखाई देंगे, लेकिन कल सुबह तो हम वहाँ पर जा ही रहे हैं तो पास से तो देखेंगे। लेकिन आई थिंक वो कोने वाला शायद सबसे बड़ा है। के सामने ये बिल्डिंग किसने बना दी इतनी ऊँची? तो पिरामिड के सामने बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए एकदम सामने, ऐसे जैसे ताजमहल के आसपास नहीं होती। बट मुझे सुबह मैंने वहाँ की उम्मीद छोड़ दी थी आने की, और क्यों छोड़ी थी अब मैं आपको वो बताता हूँ कि पूरे दिन ऐसा हुआ क्या। तो मैं शो भी करूँगा और आपके लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन इसमें एक, जो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं जब तक ये एयर बबल चल रहा है, और मेरे हिसाब से ये चलेगा अभी 1-1.5 महीना या 2 महीना और, तो बहुत काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सुबह पहुंच गया था दिल्ली एयरपोर्ट, मेरे हिसाब से 5:15 के आसपास मेरी फ़्लाइट थी 9 बजे की। तो मैं 3-3.5 घंटे से पहले पहुंच गया। मुझे लगा कि मैं फटाफट अपना चेक इन करवाऊँगा, लाइन भी कम होगी और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिल्ली एयरपोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जैसा आपने इमेजिन करा था या आपने इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया तो चाहे आपका इमिग्रेशन की लाइन हो, खाली पड़ी है। आपका एयरपोर्ट खाली पड़ा बिल्कुल, मतलब कोई वहाँ पर है ही नहीं। तो आप उसकी तो मतलब टेंशन छोड़ ही दो, आपको एयरपोर्ट पे वो मिलेगा क्राउड फ़िलहाल। और जब तक एयर बबल है शायद वही चले ऐसा। तो मैं खुश था, चलो ठीक है, 10 लोग खड़े थे, 15 लोग खड़े थे मेरे सामने कि हो जाएगा। तो दुबई की फ़्लाइट थी मेरी जो पहले थी। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। पहले मैं जा रहा था दुबई, और दुबई से मेरे को फ़्लाइट लेनी थी एमिरेट्स। तो दुबई में जा रहा था एयर इंडिया से। अब मैंने कहा चलो ठीक है, जब सस्ती एयर इंडिया पड़ रही थी मुझे 41-42,000 के आसपास पूरा आना जाना सारा हो गया था पड़। तो मैंने दुबई का टूरिस्ट वीज़ा भी ले रखा है। मैं रिवील ही देता हूँ मैं नहीं करने वाला था वैसे, कि मैं यहाँ के बाद जाने वाला हूँ दुबई, तो बहुत कुछ होगा इस पूरी ट्रिप पे। तो मैंने 7 दिन का दुबई का भी टूरिस्ट वीज़ा ले रखा था, अच्छा था वो। तो मैं वहाँ गया, मैंने इनको बोला कि भैया मेरे जैसी नंबर आया, तो मैंने इनको बोला कि मुझे एयर इंडिया मुझे थ्रू चेक इन चाहिए, कि मेरे को सीधा मेरा बैग चाहिए कायरो में। मुझे मेरा बैग कि मुझे ऑफकोर्स अगर बीच में चेक इन मुझे करना पड़ता दुबई पे, तो मुझे दुबई की इमिग्रेशन पार करनी पड़ती है। इमिग्रेशन पार करने के लिए आपको कोविड टेस्ट दोबारा से करवाना पड़ता है। मुझे वो 1 दिन का क्वारंटीन भी वो कर देते, मेरी फ़्लाइट सब मिस हो जाती। तो मैंने बोला मुझे थ्रू चेक इन चाहिए। मैंने कहा सर थ्रू चेक इन तो छोड़ो, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने कहा भैया क्यों? कह रहे सर आपकी ना कायरो की फ़्लाइट है और हम कायरो किसी को जाने नहीं दे, हमारा सिर्फ एयर बबल चल रहा है, हमें सिर्फ दुबई तक भेजने लगा हुआ है। मैंने कहा यार मेरी दुबई से फ़्लाइट है ना, मेरे को आगे कहाँ जाना है, मेरे को दुबई तक तो मैंने आपसे फ़्लाइट ली है, तो मुझे दुबई तक तो भेज दो। बट इन्होंने मुझे दुबई तक की फ़्लाइट वो कर दी मना। अब बड़ी देर मेरी बात चलने का, सीनियर से बात करो, इससे करो बात, उससे करो बात, तो ये सारी बातें हमारी चलती रही। फिर इन्होंने मुझे एक जगह साइड पे वो कर दिया खड़ा, लाइटिंग भी होगी अच्छी इधर। तो इन्होंने मुझे बोला कि हम आपको भेजेंगे ही नहीं। अब मेरे को एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मैं तो फंस गया। फिर इन्होंने उसके बाद मेरे को कम से कम लगा लो कि 6:30 बजे मैं लाइन में खड़ा था, मुझे इन्होंने 7:30 पौने 8 तक खड़ा रखा, और मेरी बोर्डिंग शुरू थी 8:15 पे। इन्होंने कहा आपको हम नहीं भेज सकते, आपकी ये फ़्लाइट है। फिर एक बंदे ने बोला कि सर आपके पास दुबई का टूरिस्ट वीज़ा है? मैंने कहा है। उसने कहा आपके पास इंश्योरेंस है? मैंने कहा है। तो उसने कहा अब एक काम करो, फिर उसने बोला आपकी ना रिटर्न टिकट दिखाओ। मैंने कहा वो भी मेरे पास, उसको लगा कि मेरे पास वो नहीं है। तो फिर कह रहा है कि आप एक काम करो, आप 1 से लेकर 26 तारीख तक दुबई में होटल बुक कराओ, और तभी आपको भेजेगा। आप कायरो नहीं जाओगे, अगर आप एटलीस्ट दुबई चले जाओ, और दुबई आप कम से कम 25 दिन रहो, जो आपको पूरा स्टे का टाइम है। तो मेरा क्या था कि 14 दिन मैं इजिप्ट में था, और उसके बाद 7 दिन में दुबई में था। तो मेरा 12 से लेकर 26 तक की इजिप्ट की बुकिंग थी, और 26 से लेकर 3 तक की दुबई की वो थी बुकिंग। तो फिर मैंने फटाफट booking.com से 14 दिन की बुकिंग करवा ली, जो कैंसिल हो सकती थी, कि एटलीस्ट मैं दुबई तो पहले पहुंच जाऊं, फिर मैं वो करता हूँ चेक। उसके बाद भी वो बुकिंग इन्होंने रिव्यू करने के लिए मुझे 1 घंटे खड़ा रखा। वही कह रहा हूँ 8:30 पौने 8 तक, किसी ने देखा नहीं। मैंने कहा मेरी बुकिंग मैंने करवा ली, आपको वही तो देखना था, बाकी सब तो मेरे पास है पेपर। कहते नहीं आप खड़े रहो, सीनियर आएंगे। कोई सीनियर ने कुछ नहीं देखा। एंड में सीनियर ने दूसरी बंदे को बोला, दूसरे बंदे को कि तू देख। उसने फिर मेरी बुकिंग भी नहीं देखी, उसने बस मेरा स्टैंप लगाया और बोला कि ठीक है आपका ऑन बोर्डिंग के लिए जा सकते हो। फिर मेरा उन्होंने बैग वो किया कलेक्ट। वो भी उन्होंने बोला कि हम थ्रू चेक इन नहीं करेंगे, आपको दुबई में एग्ज़िट करना है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं दुबई से इजिप्ट आने वाला हूँ। मैंने बस दुबई तक का ही सोचा था, और मैंने कहा दुबई तो एटलीस्ट पहुँचे। मैं दुबई में उतरा। मैंने दुबई में पहले मरहबा सर्विस एक होती है, जो आपका बैग को कलेक्ट करके आपके अगले फ़्लाइट तक पहुँचा देती है।
मैं उनके पास गया और उन्होंने बोला आप अगले मतलब मैं टर्मिनल 2 में था, आपने उन्होंने बोला हमारा टर्मिनल 3 वाला उस पर जाइए काउंटर पे। टर्मिनल 3 पे जाके मैंने एक चीज़ अच्छी करी, मैं सीधा चला गया एमिरेट्स के काउंटर पे। यहाँ हुई इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मैंने बरावा सर्विस से बात करी थी तो वो कम से कम इंडियन रुपीज़ में 6 से 7 हज़ार रुपये मांग रहे थे बैग ट्रांसफ़र करने के, जो मैंने 2-3 हफ्ते पहले बात करी थी एज बैकअप। तो मैं भी एमिरेट्स के पास गया, मैंने एमिरेट्स को बोला कि मेरी फ़्लाइट है, एमिरेट्स से करा, मैंने कहा मेरा बैग वहाँ से ट्रांसफ़र करना है। उन्होंने मेरे को लगा अब एमिरेट्स वाला शायद ये, उन्होंने बोला ठीक है। मुझे लगा शायद वो कुछ चार्ज करेंगे, क्योंकि शायद मेरी एमिरेट्स भी ऐसा कुछ ऐसी सर्विस करती है। उसने बस कोई ऐड किया, मुझे बोर्डिंग पास दे दिया और बैगेज पास दे दिया। मैंने उससे पूछा कि अब मेरा बैग ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसने कहा आपकी सारी डिटेल है। फिर मैंने एक और से ये बात पूछी कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, उसने कहा नहीं आपका इसके लिए कोई वो नहीं होगा चार्ज। मैं हैरान था, तो मेरे 7,000 रुपये वहाँ बच गए। और पर मेरे को फिर भी डर था कि बैग मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट बैग मिल गया। यहाँ पर आने के बाद जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ हुई कि मेरे 7,000 रुपये वो भी बच गए, और जो वहाँ पर एयर इंडिया इतना कुछ बोल रहा था वो भी मेरा सेव हो गया। तो आगे की स्टोरी अभी कंटिन्यू करते हैं। पहले मेरी आ गई टी, तो पिएंगे हम पहले टी।